7th का बच्चा अपने पापा का डेबिट कार्ड वेपन्स खरीदने के लिए करता था गेम प्लेटफॉर्म पे, जो SMS डिलीवर होता था पैसा का, उसको डिलीट कर देता था, पापा को पता ही नहीं चलता था। हुआ ये कि उनकी एक बेटी थी जिसकी शादी होनी थी 3 महीने बाद, और करीब 12-13 लाख रुपया वो बचा के रखे थे। तो एक दिन गए, ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने वो बैंक में गया, तो बैंक में तो कुछ पैसा ही नहीं है। आज का हमारा ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है साइबर क्राइम, जिसमें हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे एक्स IPS ऑफिसर प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस में अपने 30 साल की सेवाएं दी। सर, द IMT पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम को लेकर, या आप यूँ कह लीजिए कि साइबर एक आज की दुनिया में बहुत बड़ा हिस्सा है, अगर जांचा जाए, काम करने के लिए भी और रोज़मर्रा की लाइफ का तो एक ज़रूरी हिस्सा बन ही गया है। तो मैं जानना चाहूँगी सर, आजकल साइबर क्राइम में क्या ट्रेंड में है? देखिए, जैसा आपने बताया कि आज की पूरी ज़िंदगी जो है साइबर इनेबल है। जी बिल्कुल। मतलब इंटरनेट पे ही हम पूरी तरह से आधारित हो चुके हों, चाहे हमारा कोई चीज़ खरीदना हो, या कोई लेक्चर सुनना हो, या अपनी पर्सनल लाइफ हो, किसी से कम्युनिकेट करना हो, ये पूरी ज़िंदगी जो है हमारी इंटरनेट पे आधारित हो गई है। ऐसे में खतरे ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि उस एंड पे कौन आदमी है, वो आपका दोस्त है या दोस्त की आवाज़ क्लोन करके कोई दूसरा है। वो जो इंटरनेट पे जो उसकी आईडी बनी हुई है सोशल मीडिया पे, वो उसी की आईडी है, या उसका कोई फ़ोटो मार्फ करके लगा के और एक दूसरी आईडी क्रिएट कर लिया हो, और आप सोच रहे हैं कि हम उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। हकीकत ये है कि उस एंड पे कोई क्रिमिनल भी हो सकता है जो आपके दोस्त का फ़ोटो लगा करके और आपसे चैट कर रहा हो। तो ये भी हो सकता है कि जो उधर से आपसे पैसे मांग रहा हो, वो या कोई बैंकिंग एक्टिविटीज़ करने के लिए कह रहा हो, वो बैंकर ना हो, या आपका दोस्त और मित्र ना हो, कोई दूसरा है जो उसकी आवाज़ की क्लोनिंग करके पैसे मांग रहा हो। तो इस तरह से जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो पुलिस अफसर रहा है, कि हज़ारों तरह के साइबर क्राइम हैं जो इंटरनेट के माध्यम से किए जा रहे हैं, और अगर हम ये नहीं जानेंगे कि साइबर क्राइम किस तरह से हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसके शिकार बन जाएंगे। अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, तो पिछले 3-3.5 साल में एज ए SP साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश जब मैं था, तो पिछले 3 साल में करीब 4 लाख के केसेज आए थे। 4 लाख उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थे, जो 4 लाख लोगों के साथ साइबर क्राइम हुआ था। और अगर हम पूरे देश की बात करें तो 30 लाख से ज़्यादा लोग साइबर क्राइम के शिकार हुए 3 साल में। एक मोटे तौर पे ये आंकड़ा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि साइबर क्राइम कितना बढ़ रहा है। तो इसलिए सबके लिए ज़रूरी है कि साइबर क्राइम हो किस तरह के रहें। तो जब हम लोगों ने इसकी एनालिसिस की, तो पता चला कि करीब 70 से 75% अपराध जो है फाइनेंशियल हैं, मतलब आर्थिक अपराध हैं, जिसमें पैसे लेने को, धोखाधड़ी करने के लिए वो अपराध किए गए थे। लेकिन कुछ ऐसे भी अपराध थे, करीब 12-13% वो अपराध हैं जो सोशल मीडिया पे आपके दोस्त बन के, आपका दोस्त है ही नहीं लेकिन आपके दोस्त बन करके आपसे चैट कर रहा है, आपके पर्सनल फोटोग्राफ्स ले रहा है, उसको वायरल कर रहा है। तो इस तरह के भी अपराध थे। 4-5% वो केसेस थे जिसमें एडवांस, जिसको मालवेयर बोलते हैं, वो आपके मोबाइल फ़ोन में डाल दिया गया और आपके लोकेशन ट्रैक हो रहा है, आपका फ़ोटो, आपको पता भी नहीं है कि आपका फ़ोटो भी लिया जा रहा है, सर ये आपकी आवाज़ भी क्लोन की जा रही है। तो इस तरह के भी अपराध हो रहे हैं। तो ये मालवेयर फ़ोन में किस तरीके से आता है? देखिए, मालवेयर फ़ोन में कैसे आता है, इसके लिए आप देखिए, आप अपना मेल खोलती हैं, हज़ारों तरह के मेल पड़े रहते हैं। उसमें कई ऐसे मेल होंगे जिसमें स्पाईवेयर होंगे, जिसमें छोटे छोटे अटैचमेंट रहते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं, आपका फ़ोन कंप्रोमाइज़ हो जाता है, आपके फ़ोन में वो मालवेयर आ जाता है, और फिर वो मालवेयर कुछ भी कर सकता है। आपकी आवाज़ सुन सकता है, आपके फ़ोटोग्राफ ले सकता है, आपके फ़ोटो भेज सकता है कहीं दूसरी जगह, आपकी बैंकिंग क्रेडेंशियल्स को भी रीड कर सकता है, आपका जो OTP है उसको भी रीड कर सकता है। जो OTP आ रहा है, जिसको हम सोचते हैं कि हमको किसी को शेयर नहीं करना है, हो सकता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में वो मालवेयर हो और OTP रीड करके उसको बता रहा हो।
तो इस तरह के भी अपराध हैं बहुत से। मैं यही नोएडा में डीएसपी था, साइबर क्राइम में देख रहा था जी। एक कॉलेज का प्रकरण था, उसमें लड़के लड़की दोस्त थे, उनका ब्रेकअप हुआ। तो उस लड़के ने क्या काम किया था, उस लड़की के लैपटॉप पे की लॉगर लगा दिया, और जब की लॉगर लगा दिया तो लड़की जब भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट खोलती थी, नए नए पासवर्ड बनाती थी, उसको पासवर्ड तुरंत पता चल जाता था, वो खोल करके उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट जो है ऑपरेट करने लगता तो था। इसके लिए तो उन्होंने उसका अब वो लड़की बहुत परेशान थी कि मैं रोज अपना पासवर्ड और यूजर आईडी चेंज करती हूँ और पता नहीं उसको कैसे पता चल जाता। तो जब हम लोगों ने केस इन्वेस्टिगेट किया, उस लड़के को अरेस्ट किया, उसके कंप्यूटर मैंने सीज किया, और जब उसकी फॉरेंसिक कराया तब पता चला कि ये तो की लॉगर लगाया हुआ था लड़का। तो सर की लॉगर लगाने के लिए हैंडसेट तो यूज़ किया होगा ना? तो जब उस दोनों दोस्त थे तो उस लड़की को पता नहीं, उसने की लॉगर एक इंस्टॉल कर दिया था फ़ोन में लेकर, फ़ोन उसके लैपटॉप पे। ओके। उसके लैपटॉप पे लगा था, फ़ोन में भी लगा सकती हैं, फ़ोन में उसने लैपटॉप पे लगा दिया था। अब उस ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप के बाद वो मिसयूज करना शुरू कर दिया। ऐसे होता है। ओके सर, वैसे अगर आजकल हम देखें तकरीबन हर उम्र का बच्चा, एक अमूमन 2-3 साल के बच्चे से लेकर और टीनेजर्स, अडल्ट्स तो एक अपनी अलग कैटेगरी में आ गए, हर उम्र का बच्चा सोशल मीडिया पे है। मीन्स आपको बच्चे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि सेल फ़ोन कैसे ऑपरेट करना है, बच्चा बहुत ईज़िली प्रॉपर प्रोसेस के साथ में फ़ोन यूज़ करता है। और लेकिन चलिए एक छोटा बच्चा तो बहुत वैसी बात हो गई कि वो बहुत ज़्यादा अभी अकाउंट्स नहीं बना सकता या कुछ नहीं कर सकता, पर तकरीबन 7-8 साल की उम्र के बच्चे अकाउंट्स बनाने लगे सोशल मीडिया पर, रील्स बनाने लगे, छोटे छोटे बच्चे रील्स बनाने लगे। इनफैक्ट बहुत सारे पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं इसमें, वो अपने बच्चों के साथ रील्स बनाते हैं। तो ये अगर मैं बच्चों वाले सेक्शन की बात करूँ, उस उम्र की बात करूँ, तो उन्हें क्या एहतियात बरतनी चाहिए? क्योंकि यूज़ करना वो जानते हैं। अमूमन लोगों को ये भी पता होगा कुछ लोगों को कि इसके नुकसान क्या हैं, लेकिन फिर भी इसी तरीके से, इसी रफ्तार से लाइफ में उनके सोशल मीडिया काम कर रहा है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप रील्स बना रहे हैं तो इस बात का आपको बखूबी ज्ञान होना चाहिए कि कहीं ये रील्स में कोई ऐसी बात तो नहीं बोल रहा हूँ जो कानूनी रूप से गलत है। फॉर एग्जांपल, कहीं दंगा हो गया और दंगे का कोई विजुअल आ रहा है और आप उसको सर्कुलेट करना शुरू कर दिए, तो ये कानूनी रूप से वैध है, लेकिन बच्चे नहीं जानते हैं, उस पर कमेंट करना शुरू कर दिए। तो इससे क्या होता है, एक दंगा भड़कता है। तो लेकिन वो जो यूज़ कर रहे हैं उनको ये जानकारी नहीं है कि हमको ये चीज़ें वायरल नहीं करनी है, हमको शेयर नहीं करना है, इस पर हमको कुछ कमेंट नहीं करना है गलत, जिससे और लोगों में उन्माद और धार्मिक भावनाएं भड़के, और ऐसा करने से कुछ भी हो सकता है। तो ये लड़के नहीं जानते हैं, शुरू कर देते हैं और बाद में कानूनी लफड़े में फंसते हैं। दूसरा, बहुत सी चीज़ें जैसे पोर्नोग्राफिक लिंक है, आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, एडल्ट पोर्नोग्राफी, उसको हमको शेयर नहीं करना है। हम अगर रील बना रहे हैं तो किसी को हम गाली नहीं दे सकते, किसी को डिफेम नहीं कर सकते। अगर हम किसी के चरित्र के बारे में कोई बात कह रहे हैं तो हो सकता है ये मामला कोर्ट में भी चला जाए। आप किसी पे गलत आरोप लगा रहे हैं कि आप भ्रष्ट हैं, हो सकता है ये मामला कोर्ट में चला जाए। आपने किसी को हर्ट किया और किसी बच्चे का आपने विजुअल वो कर दिया, आपको नहीं पता कि ये पॉक्सो एक्ट में एक अपराध है और आपके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमे कायम हो सकते हैं और आप जेल जा सकते हैं। तो इस तरह से जो रील्स बनाते हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आपको कानून की समझ होनी चाहिए कि आप रील्स में कौन सी चीज़ें बना रहे हैं। वो कहीं ऐसा तो नहीं कि गैर कानूनी है और आपके लिए बाद में एक कानूनी मुसीबत बन जाए। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे आज के टाइम में कुछ भी कर दे रहे हैं, लड़कियों के पिक्चर्स को मार्फ कर दे रहे हैं। वो कहीं से सोशल मीडिया से उनके फ़ोटोग्राफ उठाया और ढेर सारे ऐसे टूल आ रहे हैं जिसको क्लॉथ रिमूवर टूल करते हैं, रिमूवर टूल्स कहते हैं। वो पूरे जो फ़ोटो है उसके किसी पार्ट से क्लॉथ्स जो है रिमूव करके और आपने उसको वायरल कर दिया। ये उस बच्चे को नहीं पता कि ये क्राइम है, इसमें उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो सकता है, वो जेल जा सकता है, लेकिन लड़के एज ए प्रैंक कर रहे हैं। तो ये मेरा मानना है कि आप सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कानून के दूसरे साइड में जा रहा हूँ और बाद में मुसीबत हो जाए। मैंने देखा बहुत से लड़के जेल गए, इसमें बहुत से यंग लोग जेल गए, बहुत से लोग गए क्योंकि उन्होंने समझा ही नहीं कि ये काम करने का नतीजा क्या हो सकता है।
सर तो ये इस अकाउंट्स पकड़े जाते हैं फाइनली, कुछ फेक बिल्कुल अकाउंट्स बनते हैं? बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊं कि सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे कुछ भी कर सकते हैं, उसके डिजिटल स्टैंपिंग होती है, मतलब वो रिकॉर्ड जनरेट होता है। जैसे सोशल मीडिया पे मैंने कोई आपको व्हाट्सएप एक मैसेज किया, भले मैं अपने मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप मैसेज डिलीट कर दूं, लेकिन अगर पुलिस चाहे तो वो डिलीटेड मैसेज जो आपने ख़त्म किया है उसको भी हम रिकवर कर सकते हैं। इस तरह का टूल्स हैं। आपने एक बार मेल भेज दिया, अब मेल भेज दिया तो भेज दिया, उसके 10 सबूत हैं कि आपने किस टाइम पे, किस मशीन से, किस लोकेशन से कौन सा मैसेज भेजा, ये ढेर सारे। अब इसको आप बियॉन्ड योर कंट्रोल और किसी के भी कंट्रोल से बाहर है। ये एक ऐसा सबूत क्रिएट हो गया जो आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो इंटरनेट की दुनिया में एक चीज़ है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो करने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि जैसे ही आप करते हैं उसका डिजिटल स्टैंपिंग क्रिएट हो जाता है और उसको अब कोई ख़त्म नहीं कर सकता। आप डिलीट भी करेंगे, उसको मिटाना भी चाहेंगे तो वो मिट नहीं सकता। सर डिजिटल स्टैंपिंग के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन डिजिटल करेंगे स्टैंपिंग ये है कि जब भी आप कोई चीज़ करेंगे तो उसका सबूत क्रिएट हो जाएगा। ओके। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो अब इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, मैं चाहे कहूँ या ना कहूँ, आप और हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हमारे मोबाइल फ़ोन का लोकेशन है, हमारे मोबाइल फ़ोन में ढेर सारे एप्लीकेशन हैं, जो एप्लीकेशन अपडेट हो रहा है और पता है कि ये एप्लीकेशन हमारे मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड, तो हमारे लोकेशन है। आपके मोबाइल फ़ोन है, उसका लोकेशन है। आपके बैकग्राउंड में ढेर सारे एप्लीकेशन है जो चल रहे हैं, उसका लोकेशन है। अगर टेलीफोन का रिकॉर्ड भी मंगा लिया जाएगा तो ये पता चलेगा कि हम और दोनों एक 10 मीटर के डिस्टेंस में बैठ करके हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम और अगर आप चाहें कि हम इसको मिटा दें तो ये मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये एविडेंस लगातार क्रिएट हो रहे हैं। हम नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी ये एविडेंस, देखिए हमारा मोबाइल फ़ोन है, आपका मोबाइल फ़ोन, उसमें एविडेंस क्रिएट हो रहे हैं। तो आज के टाइम में हम ये सोचते हैं कि हो सकता है हम सबूतों से छेड़छाड़ कर दें। आप नहीं कर सकते डिजिटल दुनिया में। ये इंटरनेट की दुनिया ऐसी है कि इसमें सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे तो और बड़े गुनाह आप करेंगे। पहले आपको 5 साल की सज़ा हो रही होगी, तो हो सकता है ये जब डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो आपको 10 साल की सज़ा हो जाए। तो इसलिए उसी को डिजिटल स्टैंपिंग करते हैं हम। डिजिटल स्टैंपिंग मतलब डिजिटल सबूत, सच हम लगातार जाने अनजाने में क्रिएट होता रहता है और हम क्रिएट करते रहते हैं और कुछ मशीनें क्रिएट करती रहती हैं। ये है। आजकल जैसा कि आपने पहले भी बताया कि बच्चे अमूमन अपना किसी और नाम से अकाउंट्स काफ़ी सारे बच्चे क्रिएट कर लेते हैं। फेसबुक पे कोई और फ़ोटो लगाई, इंस्टाग्राम पे किसी और नाम से अकाउंट बना लिया। लोग ब्रांड के साथ भी करते हैं। बच्चा जहाँ स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहा होता है वहाँ के साथ भी करते हैं, लेकिन ये नहीं पता लग पाता उसने अकाउंट डिलीट किया, सब कुछ किया, रिपोर्ट की, तो क्या फाइनली ये फाइंड आउट हो जाता है ये अकाउंट अलग नाम से बना है, अलग फ़ोटो लगी है, तो पर्टिकुलर किस बच्चे ने या किस इंसान ने ये अकाउंट बनाया है, किस मोबाइल नंबर से बनाया है, क्या ये अंततः पकड़ा जाता है? बिल्कुल। देखिए, पहले तो मैं कानून बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी का फ़ोटो इस्तेमाल करके कोई आईडी बनाते हैं तो एक इम्पर्सोनेशन का केस बनता है और एक क्रिमिनल केस है। आपको इसमें जेल भी हो सकती है। तो एक किसी भी कोई कंपनी है या कोई व्यक्ति है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, उसका फ़ोटो यूज़ करके आप कुछ भी करेंगे तो ये अपराध है, क्राइम है, पहली बात। दूसरा, हम ये सोचते हैं कि हमने बना तो लिया और हम अकाउंट डिलीट कर देंगे। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि सारे सबूत रहते हैं और जब भी उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसकी विवेचना की जाएगी, तो ये पता चल जाएगा कि किस मशीन पे कौन आदमी बनाया है, ये भी पता चल जाएगा। ओके। जैसे आप इस कंप्यूटर पे बैठ करके हमारी एक आईडी बनाएंगे तो पुलिस इस कंप्यूटर तक पहुंच सकती है। अब इसके बाद इस कंप्यूटर पे कौन आदमी बैठा था, ये एक बड़ा सवाल है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम सीसीटीवी फुटेज निकलवाएंगे, सारे लोगों से बातचीत करेंगे, हम गेटकीपर से बात करेंगे, तो निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि उस दिन इस पर्टिकुलर टाइम पे इस कंप्यूटर सिस्टम में या इस कमरे में कितने लोग थे। तो पता चल जाता है। बड़ा आसान, बहुत ही आसान तरीका है ये पता करने का कि किस आदमी ने ये अकाउंट क्रिएट किया, और पुलिस पकड़ के उनको जो उनके खिलाफ है विधिक कार्रवाई करते हैं। जी सर, अब जैसे हमारा इतना डिस्कशन रहा, इन सब से जो मुझे बात समझ में आती है कि सोशल मीडिया को लेकर हम जितना फ़न मोड में रहते हैं, एक तरीके से दूसरी दुनिया देखी जाए तो इसकी बहुत ख़तरनाक है, जो मैंने आपसे समझा। तो
अब हमने बात की कि कानून बच्चों को पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे भी सिर्फ बच्चों की बात करती हूँ, टीनेजर्स की बात करती हूँ, वो कानून से बहुत ज़्यादा अवेयर है नहीं, तो क्या उनके पीछे उनके पेरेंट्स को या आसपास के लोगों को ये अवेयरनेस के लिए बच्चों को कन्विंस करने के लिए क्या हेल्प की ज़रूरत है? देखिए, कानून मेरी समझ से बहुत सिंपल भी होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स भी होता है। सिंपल तो यह है कि आप जानते हैं कि किसी का फ़ोटो इस्तेमाल करके हम एक अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। इसमें बहुत कानून जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि ये गलत है। तो गलत है तो गलत है। अगर आपने किसी को गंदा मैसेज किया है तो आपको पता है कि ये गलत है। कानून में भी गलत है और वैसे भी आपका मन भी कहता है कि ये गलत है, हमको गाली नहीं देना चाहिए था, हमको उसके चरित्र का हनन नहीं करना चाहिए था, डिफेम करने का मैसेज नहीं देना चाहिए था, धमकी नहीं देना चाहिए था कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे, देख लेंगे, क्योंकि ये कानूनी रूप से भी गलत है और वैसे भी मेरा दिल भी मन भी कहता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी वो कर रहा। तो अगर कानून जाने ना जाने, मैं सभी को जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, अगर आपका मन कहता है कि नहीं ये हम गलत चीज़ कर रहे हैं, तो आप उसको कतई ना करें, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें कानूनी रूप से भी गलत हैं। जो आपका मन कहता है गलत है, वो कानून में भी कहीं ना कहीं कुछ लाइनें हैं कि ये गलत है। तो आप कानून, कोई ज़रूरी नहीं कि कानून पढ़ें। इसीलिए कहा जाता है कि कानून ना जानना ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कानून ना जानना। इसका मतलब कानून बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है, जो आपका मन भी कहने लगता है कि ये गलत है और वो कानून में भी कहीं ना कहीं लिखा होगा कि ये गलत चीज़ है। तो सोशल मीडिया के यूजर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि कभी फेक आईडी क्रिएट ना करें, कभी किसी को कोई इस तरह का मैसेज ना करें जो हर्ट हो जाए या गलत हो। कोई इस तरह की चीज़ें शेयर ना करें जो झूठ हो, फेक न्यूज़ हो। आप फैला रहे हैं तो फेक न्यूज़ को फैलाना भी अपने आप में क्राइम है। तो पहले तो आप किसी मैसेज को पढ़ते हैं तो आपको 100% श्योर होना पड़ेगा कि ये मैसेज सही है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक मैसेज आता है कि इनका मर्डर हो गया, तो आपको पहले तो ये कंफर्म करना पड़ेगा कि हुआ कि नहीं किया। आप किसी के बारे में कुछ भी फैलाते जा रहे हैं, ये भी हो सकता है भाई आपने ये करने की कोशिश की। तो मेरा कहना है कि सोशल मीडिया पे कभी भी कोई चीज़ पोस्ट ना करें गलत, शेयर ना करें गलत चीज़ें कमेंट ना करें, सोशल मीडिया पे गलत अकाउंट ना क्रिएट करें, किसी और का फ़ोटो ना लगाएं, किसी और के बारे में अनर्गल बातें ना करें, झूठी खबरें, झूठी अफवाह ना फैलाएं। ये सब कुछ कानूनी रूप से गलत है और बड़ी मुसीबत में, बड़ी कानूनी मुसीबत में आप फंस सकते हैं। ओके सर, आपने अभी जैसे बताया मालवेयर और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फ़ोन के थ्रू हमें भेजी जा सकती हैं, हमारे लैपटॉप पे ऐसा सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन हमें ये चीज़ पता ही नहीं। अब बचें कैसे इससे हम? देखिए, बहुत ढेर सारे टूल्स आते हैं जो आप अपने फ़ोन पे अगर इंस्टॉल कर देंगे तो काफ़ी कुछ हद तक आप प्रोटेक्टेड हैं। जैसे वायरस ही, मालवेयर क्या होता है? एक तरह का वायरस है, एक तरह का बैक्टीरिया है जो आपके फ़ोन में आ रहा है। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम बने हुए हैं, एंटी ट्रोजन बने हुए हैं, एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम बने हुए हैं। तो ये प्रोग्राम आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ हद तक क्या 90% से ज़्यादा आप मानिए कि आप सुरक्षित हैं। मैं इसमें सबको एडवाइस करना चाहूँगा कि कोशिश करें कि जो फ्री टूल्स हैं, एंटीवायरस फ्री टूल्स हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन प्रोफेशनल टूल आप लेंगे तो उसमें बेहतर प्रोटेक्शन होता है। तो प्रोफेशनल टूल में आपको पैसा देना पड़ता है। तो ठीक है, हमारा इतने लाख रुपये का मोबाइल है या 25,000 रुपये का मैंने मोबाइल फ़ोन लिया है, इंटरनेट पैक पे इतना खर्चा कर रहे हैं, तो 200-400 रुपया और, लेकिन हम सुरक्षित रहेंगे। तो दूसरा, अगर मैं ये भी इससे जुड़ा, क्योंकि इस तरह के अपराध बहुत हो रहे हैं, किसी के कहने पे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। किसी के भी कहने पे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, बहुत से लोग हमारे आते हैं और जब उन लोगों की फ़ोन की हम फॉरेंसिक करते हैं तो पता चला कि किसी के कहने पे इसने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया था और वो एप्लीकेशन रिमोट एक्सेस टूल था। मतलब बाहर से उनके कंप्यूटर पे एक्सेस कर रहा था और जो मन में आता था वो करता था। उसको रिमोट एक्सेस टूल कहते हैं। तो किसी के कहने पे आपने कोई एप्लीकेशन, उसका नाम तो बहुत अच्छा होगा लेकिन होगा वो रिमोट एक्सेस टूल।
मीन्स हमारा फोन या मतलब हमारा आप उसका भेदिया जो है अब आपके फ़ोन पे उसने बैठा दिया। हमारे हाथ में हमारा गैजेट है, हाँ, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, वो उसके भी कंट्रोल में, आपके भी कंट्रोल में है, लेकिन उसके भी कंट्रोल में, वो भी सब कुछ रीड कर रहा है। अच्छा, वो आपका मेल भी पढ़ रहा है, वो आपका चैट भी पढ़ रहा है, आपका फोटो भी देख रहा है, वो चाहे तो वो फोटो आपका भेज भी सकता है कहीं, वो आपका OTP भी रीड कर रहा है, वो SMS भी रीड कर रहा है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना बैलेंस बचा हुआ है, सब कुछ रीड कर रहा है। तो इस तरह के ढेर सारे एप्लीकेशन है। तो किसी के कहने पे कतई कभी भी कोई एप्लीकेशन अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर डाउनलोड ना करें। सर कोई जरिया है इन्हें जानने का कि ये एप्लीकेशन हेल्दी है या नहीं है हमारे? देखिए, पहले तो वाइट लिस्टिंग करिए, आप अपने कंप्यूटर पे जाइए और देखिए कि कितने एप्लीकेशंस हैं, क्या ये एप्लीकेशन मैंने सब डाउनलोड किए थे और क्या ये सारे एप्लीकेशन की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर ये एप्लीकेशन आया कहाँ से, कैसे हम डाउनलोड किए ये। और दूसरा, आप सोशल मीडिया पे जाइए, आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए, बहुत से ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो ट्रस्टेड हैं, जिसको पूरी दुनिया कहती है कि नहीं ये एप्लीकेशन ठीक है, लेकिन हज़ारों ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसके बारे में किसी ने सुना भी नहीं। वैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का क्या फ़ायदा। आप देखिए, कई ऐसे एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड तभी होता है जब वो कहता है कि आपका माइक्रोफोन का हम एक्सेस लेंगे, मतलब आपका माइक्रोफोन भी हम चालू कर सकते हैं बैठ के वहाँ। वो कहता है हम आपके वेब कैमरा का भी एक्सेस चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो बाहर बैठ कर के आपका वेब कैमरा भी चालू कर सकता है। मसलन हम दोनों आदमी बैठे हुए हैं, अगर हमने कोई इस तरह का एप्लीकेशन डाउनलोड किया होता आपने, तो हो सकता है वेब कैमरा वहीं से बाहर से बैठ करके वो चालू कर देता और ये सब कुछ आता। हो सकता है वो माइक्रोफोन इसका चालू कर देता, जो हम लोग बात कर रहे हैं वो सुनता। तो बहुत से ऐसे अपराध हुए हैं जिसमें इस तरह के एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिए गए हैं और जो बातें हो रही हैं वो उसको दूसरे लोग, उसको बगिंग कहते हैं, वो बग करके दूसरे लोग दूर बैठ करके सुन रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं। तो आपको पता नहीं आप घर में क्या बात कर रहे हैं या किसी कॉन्फ्रेंस रूम में या किसी मीटिंग में क्या बात कर रही हैं, और ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक बगिंग उसको कहते हैं, ये हो रहा है, चल रहा है। तो इसमें भी सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल सर, आजकल गेम एडिक्शन काफ़ी देखने और सुनने में आ रहा है। और अगर मैं बात करूं जो टीनेजर्स हैं, बच्चों की उम्र के जो लोग हैं, उस हिस्से में इसका काफ़ी ज़्यादा इस तरफ लोग झुके हुए हैं और इस पे काफ़ी ज़्यादा अपना समय लोग देते हैं। एक तरीके से मैं तो कहूँगी, अगर अच्छा है तो समय देते हैं और अगर अच्छा नहीं है तो समय बर्बाद करते हैं। तो गेम एडिक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ हद तक तो गेम ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह का एडिक्शन है बच्चों में इंटरनेट गेम को लेकर के, कि इंटरनेट गेम 24/7 अवेलेबल है, वो रात में भी देख सकता है, दिन में भी कर सकता है, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। मैं आपको एक केस बताना चाहूँगा। जब मैं SSP था आजमगढ़ का, तो वहाँ एक 7th में पढ़ने वाला बच्चा वो गेम एडिक्ट हो गया। उसके मम्मी पापा सो जाते थे, तो वो गेम में क्या होता है कि गेम में आपको वेपन्स, स्पेशल आपको क्लॉथ्स या वेपन्स खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि गेम इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि गेम में इतना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसकी कोडिंग पे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे, कि उनको कहीं ना कहीं से पैसा निकालना है। तो वो क्या काम करते हैं, इस तरह के स्पेशल वेपन्स डाल देते हैं, आप पैसा दीजिए और ख़रीदिए और तभी आप जीत पाएंगे। तो बच्चा क्या काम करता था, वो बच्चा अपने पापा का डेबिट कार्ड ले करके और उनका मोबाइल फ़ोन ले लेता था और उस डेबिट कार्ड से ख़रीदता था, और जो मैसेज डिलीवर होता था SMS में वो डिलीट कर देता था। 7th का बच्चा अपने पापा का डेबिट कार्ड वेपन्स खरीदने के लिए करता था गेम प्लेटफॉर्म पे, जो SMS डिलीवर होता था पैसा का उसको डिलीट कर देता था, पापा को पता ही नहीं चलता था। हुआ ये कि उनकी एक बेटी थी जिसकी शादी होनी थी 3 महीने बाद, और करीब 12-13 लाख रुपया वो बचा के रखे थे। तो एक दिन गए, ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने वो बैंक में गया, तो बैंक में तो कुछ पैसा ही नहीं है। तो ये केस हमारे पास आया कि साहब ये तो बैंक का फ्रॉड है, बैंक ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। तो जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये सारे डेबिट कार्ड से पैसे जो है एक गेमिंग प्लेटफॉर्म पे गए हैं। जब और इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उन्हीं के घर में बैठे सिस्टम से हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम से। जब और पता चला 7th वाला बच्चा है, फिर बच्चा ही था। उसको मैंने पूछा, पुलिस का यूनिफॉर्म देखा, उसने तुरंत कहना कि पापा सो जाते थे तो मैं ये करता था। ये एक तरह का आगरा में भी इसी तरह का केस हुआ कि गेम खेलने के दौरान उसकी दोस्ती हुई, और दोस्ती में ये जो गेम खेलते हैं इनकी एक टीम बनती है। तो ये पता नहीं कि उस एंड पे जो टीम वाला बच्चा वो वाकई बच्चा है या कोई क्रिमिनल है।
तो बदमाश थे, उन लोगों ने क्रेडिट कार्ड ही पूरा बच्चे का कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया और क्रेडिट कार्ड लेकर के फॉरेन की वेबसाइट पे ख़रीदारी शुरू कर दिया। कई लाख रुपया, भदोई के एक्सपोर्टर का मामला था, कई लाख रुपये उसके क्रेडिट कार्ड से, चूँकि क्रेडिट कार्ड का डिटेल बच्चे ने शेयर कर दिया उनसे, वो क्रिमिनल से वो फॉरेन की वेबसाइट पे ट्रेडिंग करना शुरू कर दी, जिसमें कोई OTP की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, CVV और क्रेडिट कार्ड का एक्सपायरी और क्रेडिट कार्ड का नंबर दे करके, और बाद में पता चला कि इतना बड़ा स्कैम हुआ। अल्टीमेटली जब हम लोगों ने उसको वो किया तो पता चला कि एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिस पे टीम बना के काम करते थे, उसमें भी पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, तो ये लड़का अपना क्रेडिट कार्ड, अपने पापा का क्रेडिट कार्ड यूज़ करता था। तो ये एडिक्शन इस लेवल पे पहुंच गया है कि फाइनेंशियल लॉस तो हो ही रहा है, दूसरा अगर आपने उनको हटाने की कोशिश की तो एक विड्रॉल सिम्टम्स जो होता है ना, उसका ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है बच्चों पर। हाँ, बच्चों पे। वो विड्रॉल सिम्टम्स में आप देखिए, आप गेम से उसको अलग कर दिए तो चिड़चिड़ा हो जाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, वायलेंट हो जाता है, कई बच्चे सुसाइड कर लिए हैं। इसका इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट है गेमिंग का जी, काफ़ी केसेस। हाँ, तो डी एडिक्शन सेंटर चलाए जा रहे हैं इसके लिए कि जो बच्चे गेम के एडिक्ट हो गए उनके लिए डी एडिक्शन सेंटर चलाओ, उनको डिजिटल डिटॉक्स की तरफ ले जाओ, उनको कोशिश करो कि पहले 2 घंटा, फिर 8 घंटा, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन ये डिजिटल दुनिया से अलग रहे। ये बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बच्चे तो मेजॉरिटी में बच्चे हैं, अदरवाइज ये एडल्ट भी गेम एडिक्शन के शिकार हैं, इंटरनेट एडिक्शन के शिकार हैं। तो मैं तो ये सबको एडवाइस करता हूँ कि डिजिटल डिटॉक्स, मतलब डिजिटल की दुनिया से 24 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे कोशिश करिए आप अपने को अलग रखिए, वरना आप साइकोलॉजिकली सिक होते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। सर, जैसा कि आपने बताया, जिस तरीके से इसमें मीन्स सिर्फ क्या हमें फाइनेंशियली लॉस भी है या कुछ अर्निंग भी है, एक्चुअल में अर्निंग है? को देखिए, ये तो एक तरह का गैम्बलिंग है। तो कुछ प्लेटफॉर्म करते हैं कि आपको पहले कुछ पैसा आता है, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों ने इसकी एनालिसिस की तो जो गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, अल्टीमेटली आप जाएंगे ओवर द ईयर्स, आप 6 महीना, 1 साल का अगर आप देखेंगे तो अल्टीमेटली आप लॉस में जाते हैं। आप किसी भी गैम्बलिंग का यही एंड रिजल्ट है, क्योंकि अगर 100 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं तो 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ जो गेमर है उसको जाता है, तो ये 10% 20% जाता है। अल्टीमेटली ये लॉस तो ये इसकी तो भरपाई होगी नहीं, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म मेंटेन कर रहा है, वो लोगों को रखा हुआ है, इतना बड़ा सिस्टम है, उसको प्रॉफिट लेना है। तो ये 10-20% का जो डेफिसिट हर इंसिडेंट के बाद हो रहा है, इसको कैसे भरपाई होगा? तो अगर आप इसका मैथमेटिक्स देखें तो अल्टीमेटली आपको लूज़ करना है। हो सकता है आप फर्स्ट फ्यू डेज़ में आपको कुछ रिटर्न मिले, लेकिन हो सकता है कि आपको दूसरे हफ्ते में आपको ज़बरदस्त लॉस हो जाए, क्योंकि ये डिज़ाइन ही इस तरह का हुआ है कि आप समझ नहीं पाते हैं। 20% तो माइनस होता जा रहा है जो आप पैसा दिए जा रहे हैं, तो कहाँ से आपको रिटर्न मिलेगा? कोई किसी तरह का इन्वेस्टमेंट तो है नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा है, 20% उसी में कट होता जा रहा है। तो अल्टीमेटली ये मेरा मानना है कि आप लॉस में ही जाते हैं। इस तरह फाइनेंशियल रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता। एक तरह का जो आदमी को लगता है कि हम गेम जीत रहे हैं, जो एक थ्रिल है, कुछ दिनों तक चलता है, उसके बाद फिर वो भी खत्म। साइकोलॉजी बनी हुई है। सर, वैसे जो गेम कंपनीज हैं, इनके बारे में कोई कानून के प्रावधान हैं? बिल्कुल जी। गेम आप गेम स्किल बेस्ड गेम करा सकते हैं, आप बेटिंग नहीं करा सकते हैं। आपने देखा कई कंपनियों के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की, गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिए, क्योंकि वो स्किल बेस्ड थे ही नहीं। गेम होना चाहिए स्किल बेस्ड, हमारे स्किल का यूज करके अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो बच्चे को भी फ़ायदा होगा, और अगर बेटिंग है, केवल बाई चांस है, बाई चांस जैसे आप कोई चीज़ करिए, आप फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि बाई चांस किसको कहते हैं, कि आप गए और आपने गन से किसी चीज़ को शूट किया, तो वो स्किल बेस्ड है, इस तरह का तो गेम चलेगा। लेकिन ये कि 100 नंबर है और कोई एक नंबर चूज़ कीजिए, लॉटरी में ये नंबर निकलेगा नहीं, ये बेटिंग है, ये इलीगल है। हमारे उत्तर प्रदेश में इलीगल है, किसी किसी स्टेट में लीगल है, जैसे सिक्किम हुआ या केरल हुआ, वहाँ पे लीगल है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कोई आदमी इस तरह के गेमिंग में पैसा लगाएगा कि आउट ऑफ 100 एक नंबर चूज़ कीजिए और इस नंबर के आने पे आपको इतना रिटर्न मिलेगा, ये इलीगल है। ये एक तरह का अपराध है, आपके खिलाफ मुकदमा कायम करके आपको जेल भी भेजा जा सकता है। सर, उत्तर प्रदेश में आपने काफ़ी समय अपनी सेवाएं दी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो हम सभी इनफैक्ट ये जानना चाहते हैं, इस दौरान कभी इन गेम एडिक्शन वाले हिस्से में
कोई बड़ी कार्रवाई या कोई ऐसा केस जो आप डिस्कस करना चाहेंगे या बताना चाहेंगे? देखिए, ये कानूनी रूप से काफ़ी उलझा हुआ सवाल है, क्योंकि जो गेमर है ना, वो गेम का प्लेटफॉर्म कहीं और डेवलप कराता है, उसकी होस्टिंग किसी और देश में कर देता है। अच्छा। और जो एक्सेस है आप उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं, तो वो ये कहेगा कि मैं तो अपना होस्टिंग जो है इस गेम का प्लेटफॉर्म ही मैंने घाना में अफ्रीकन कंट्री में किया है, तो अब अफ्रीका से आप इसमें मदद मांगिए, क्योंकि यहाँ तो है नहीं। अगर यहीं पे होस्टिंग भी होती, यहीं पे जो गेम खिलाने वाला वो भी होता और यहीं पैसा भी आता है अकाउंट में, तो हम उसको सीज भी कर सकते थे या उस प्लेटफॉर्म को बंद भी करा सकते थे। सिर्फ लोग यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं और पूरी दुनिया से एक्सेस कर रहे हैं और गेम खेल रहे हैं, तो इसलिए ये काफ़ी कानूनी रूप से और तकनीकी रूप से काफ़ी जटिल समस्या है। इसीलिए कभी कभी सरकार भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाती, या कार्रवाई करती है तो कंप्लीट कार्रवाई नहीं हो पाती, क्योंकि ढेर सारा इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। हर देश के अपने कानून हैं, हर देश के अपने लिमिटेशंस हैं, तो इसको लेकर के ये जो गेमर हैं ये फ़ायदे में रहते हैं कि इनके खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती। हाँ, जो गेम खेल रहे हैं और हमको लगता है कि ये बेटिंग कर रहे हैं, ये जुआ खेल रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनको भेज देते हैं। और कभी कभी हम लोग उस गवर्नमेंट को लिखते हैं कि भाई ये इस पर कंट्रोल करिए, क्योंकि ये गलत तरीके का क्राइम कर रहे हैं। कहीं जुआ लीगल है, कहीं जुआ अपराध है। हमारे उत्तर प्रदेश में अपराध है, किसी और स्टेट में लीगल भी है, तो इसलिए ये कानूनी रूप से थोड़ा सा तकनीकी सवाल है। सर, इस हिस्से में बच्चों में अवेयरनेस लाने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों को, पेरेंट्स को ये चाहिए कि आपको लगता है कि बच्चा गेम का एडिक्ट हो रहा है, धीरे धीरे उसको किसी तरह उसका टाइम कंट्रोल कर दें। देखिए, मैं बता रहा हूँ, ढेर सारे एप्लीकेशन आते हैं कि अगर आप मोबाइल फ़ोन पे या कंप्यूटर पे आप डाउनलोड कर दें तो स्क्रीन की मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है। नंबर 1, कितना टाइम उस बच्चे ने दिया। नंबर 2, कोई ऐसा तो नहीं कि उसमें फ़िल्टर होते हैं, सेफ्टी फ़िल्टर होते हैं, कोई पोर्नोग्राफिक लिंक तो नहीं बच्चा देख रहा है, या गेम पे कितना टाइम दिया, या न्यूज़ की ब्राउजिंग पे कितना दिया, या प्रोजेक्ट बनाने में कितना टाइम दिया। आप बच्चे को मना तो नहीं कर सकते, बच्चा प्रोजेक्ट भी बना रहा है, कुछ सीख भी रहा है, कुछ रिसर्च भी कर रहा है। लेकिन इस तरह के ढेर सारे टूल्स हैं जो आप डाउनलोड करते तो आपको बता देता है बच्चा गेम पे कितना टाइम दिया, बच्चा कोई गलत लिंक पे तो जा कर के कुछ नहीं देखा, बच्चा रिसर्च कितना किया, गूगल पे क्या सर्च किया, ये भी आप जान जाएंगे कि गूगल पे कीवर्ड जो टाइप कर रहा है ये भी आप जान जाएंगे, कौन सी वेबसाइट देख रहा है इसका भी पूरा रिकॉर्ड होता है। और मैं और सबके लिए बताना चाहता हूँ कि लोग सोचते हैं कि हम गूगल पे कुछ भी देख लेंगे और हम सुरक्षित रहेंगे। इनकॉग्निटो मोड होता है, प्राइवेसी मोड में हम जा कर के देखेंगे, ये सब भ्रम है। अगर आप कोई गुनाह कर रहे हैं तो हमारे पास, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास, पुलिस के पास ये सारे अधिकार हैं कि वो गूगल से मांगेगा तो गूगल हमको ये रिकॉर्ड तक दे देगा कि आप पिछले 10 साल में कौन कौन सी वेबसाइट आपने देखा है। भले आप इनकॉग्निटो मोड में डाल, आप भले आप प्राइवेसी मोड लगा करके आप देख रहे हो, लेकिन सारा का सारा डेटा मेंटेन होता है। और इसीलिए जो टूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, निश्चित रूप से पेरेंट्स को लगा देना चाहिए। सेफ ब्राउजिंग के लिए ढेर सारे टूल्स हैं, मम्मी पापा को बच्चों के कंप्यूटर पर जरूरी डाल देना चाहिए, क्योंकि लड़का अगर चाहेगा भी तो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट नहीं खुले। अगर आप उसमें डिफाइन कर देंगे कि ये गेम नहीं खुलेंगे तो वो गेम ब्लॉक हो जाएगा। तो अगर बच्चा इतना होशियार है नहीं, आप चुपके से उसके सिस्टम पे डाल दीजिए और इस चीज़ को कंट्रोल कर लीजिए। अब आजकल बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि अगर आपने यहाँ से ब्लॉक किया तो प्रॉक्सी और 10 तरह की आईपी तकनीकी रूप से करके बाहर की आईपी से वो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बहुत कम उस तरह के बच्चे हैं। इसको भी आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको धोखा देने के लिए दूसरे तरह का टूल्स यूज करके वो सारा काम कर रहा है जो मैं सोच रही हूँ कि नहीं कर रहा है। इस पे भी पेरेंट्स को मॉनिटर करना ज़रूरी है। बिल्कुल। सर, सेक्सटॉर्शन के बारे में कुछ बताएं, ये क्या है? देखिए, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि सोशल मीडिया पे आप किसी से दोस्ती करते हैं, दोस्ती करने के बाद वो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करेगा, अच्छे मैसेज करेगा, 1-2 दिन अच्छे मैसेज होगा, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन से मिसिंग यू, उसके बाद तीसरे चौथे दिन आई लव यू, ये शुरू होता है। ये जो साइबर अपराधी हैं उनका ट्रेंड ये है। चौथे 5वें दिन वो अचानक आपको वीडियो कॉल करेगा
और आप सोचेंगे उसी दोस्त का है जो हमको मिस कर रहा है या जो हमारे सोशल मीडिया पे मेरा दोस्त है। फैक्ट ये है कि उस एंड पे एक साइबर अपराधी बैठा हुआ है। जैसे वीडियो कॉल करेगा और आप वीडियो कॉल रिसीव करेंगी या करेंगे तो उस एंड पे कम्प्लीटली नेकेड एकदम नंगी लड़की होगी और ये बदमाशों का एक गैंग है जो स्क्रीन कैप्चर टूल होता है, उस स्क्रीन कैप्चर टूल से पूरी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अब वो रिकॉर्डिंग हो सकता है कि 30 सेकंड के लिए आप घबरा करके आप काट दें। बहुत से ऐसे लोग होता है जो 1 मिनट देखें, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 5-10 मिनट देखें। वो लड़की नंगी है, वो आपसे बात कर रही है, आपको पता नहीं है कि उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है पीछे। अब जब एक बार रिकॉर्डिंग हो गई, चूँकि आपकी सोशल मीडिया पे वो दोस्त है, सोशल मीडिया पे जितने फ्रेंड सर्किल है सबको वो जानता है, तो अब आपको धमकी देता है कि देखिए ये मेरे पास वीडियो है, आपके बेटे को भेज दूंगा, आप जहाँ नौकरी करती हैं वहाँ के बॉस को भेज दूंगा और सोशल मीडिया पे इसको वायरल कर दूंगा, यूट्यूब पे वायरल कर दूंगा। तो अब ये डर के मारे एक्सटॉर्शन करता है कि आप पैसा दीजिए और नहीं तो हम ये करने वाले हैं। तो कभी 5,000, 10,000, 50,000, मैं ऐसे कैसे जानता हूँ जिसमें करोड़ों रुपया गंवा चुके हैं बड़े बड़े लोग, क्योंकि वो बड़े लोगों को टारगेट करते हैं। सोशल मीडिया पे वो देख लेते हैं, आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे आपके पहनावे से, आपके गाड़ियों से, आप हॉलीडे पे जा रहे हैं, फॉरेन में जा रहे हैं, ट्रिप कर रहे हैं, आप उसको शेयर कर रहे हैं। तो साइबर क्रिमिनल से रीड करते रहते हैं कि बड़ा आदमी है, लंदन में जाकर के ट्रिप कर रहा है, इसके पास बड़ी गाड़ी मर्सिडीज़ है। अब वो समझ जाता है कि ये बड़ा है। अब वो धीरे से लड़की का फ़ोटो लगाएगा, वो इनको मैसेज करेगा, फिर ये सेक्सटॉर्शन में आपको इन्वॉल्व करेगा और उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। इस तरह के हज़ारों केस, एक नहीं हज़ारों केस। और मेवात एरिया ये जो है भरतपुर और मथुरा और ये हरियाणा का कुछ बेल्ट है जिसमें हज़ारों लड़के लड़कियां सेक्सटॉर्शन में ही इन्वॉल्व हैं। मतलब केवल सिर्फ दिन भर यही करते हैं, सोशल मीडिया पे अपना शिकार खोजना, 4-5 दिन दोस्ती करना, उनका वीडियो कंप्रोमाइज़ करना, धमकी देना, अकाउंट में पैसा लेना। मैं ऐसे कैसे जानता हूँ जिसमें लड़कियों को सुसाइड करना पड़ा, लड़कों को सुसाइड करना पड़ा, बड़े लोग डिप्रेशन में चले गए। हमारे पास तो लोग आते थे, कहते थे साहब मैं आत्महत्या कर लूँगा, ये कैसे मैं बचूँ इससे, कि मेरे बच्चे क्या कहेंगे, हमारी मिसेज क्या कहेगी, हमारे फैमिली के लोग क्या कहेंगे, बॉस क्या कहेंगे। इसलिए मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि सेक्सटॉर्शन के केसेस भारी संख्या में बढ़ रहे हैं। हज़ारों लड़के लड़कियों का गैंग है जो ये काम कर रहा है। तो अगर फेसबुक पे दोस्ती करते हैं तो आप उसको फ़ोन से, अन्य कई माध्यमों से कन्फर्म करने के बाद कि ये यही आदमी है, उसकी दोस्ती एक्सेप्ट करें। किसी अजनबी से फेसबुक पे दोस्ती ना करें। किसी भी अजनबी का कोई वीडियो कॉल, चाहे व्हाट्सएप पे हो या किसी अन्य मैसेंजर पे हो, कोई भी वीडियो कॉल कतई एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि आपका 5 सेकंड का भी वीडियो अगर मिल गया, 30 सेकंड का भी वीडियो मिल गया, तो इस तरह के डिफेक्ट टूल्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड टूल्स हैं, जिसमें 5 सेकंड की वीडियो को डाल करके पूरी पिक्चर गंदी बना दीजिए। इस तरह के ढेर सारे ऐसे टूल्स हैं जिसमें कपड़ा रिमूव कर दीजिए। वो टूल्स में डाल दीजिए मेरा फोटो और जहाँ से कपड़ा मैंने वहाँ रिमूव कर दिए। अब वो क्या काम करते हैं, उसकी मिक्स करके एक वीडियो एडिटिंग करके आपका एक बहुत ही गंदा वीडियो, जिसमें आपके ही फोटोग्राफ हैं, जिसमें ये IIMT का पॉडकास्ट का भी लगा हुआ है, ये सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन और सब चीज़ें उसको मार्फ कर दी जाएंगी। तो ये खतरे इतने बढ़ गए हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया या इंटरनेट पे कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचिए, क्योंकि उसका किसी भी तरीके से मिसयूज हो सकता है। मैं तो कहता हूँ पेरेंट्स को कि बच्चों को कहिए कि वो अपने पर्सनल फोटोग्राफ्स न डालें। सोशल मीडिया पे डालने की क्या ज़रूरत है, आप डालिए ही मत, क्योंकि वही फ़ोटो मार्क करके एक दिन आपको ब्लैकमेल किया जाएगा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। पैसा दीजिए, उसके बाद भी वो नहीं मानते, डिप्रेशन में जाइए, 10 तरह के साइकोलॉजिकल बीमारी शुरू हो जाती है, लड़के सुसाइड करना शुरू कर दे रहे हैं। ये है सेक्सटॉर्शन। सर, आप लोग साइबर पुलिसिंग कैसे करते हैं? व्हाट इज़ साइबर एनकाउंटर? देखिए, साइबर पुलिस क्या करती है कि कई छोटे छोटे टीम बना देती है। डार्क वेब होता है, दुनिया के सारे गलत काम डार्क वेब पे हो रहे हैं। जैसे आपको कोई शूटर चाहिए तो आप डार्क वेब से शूटर को हायर कर सकते हैं कि हमको इनको किल करना है, आप किल करो, आपको बिटकॉइन में पैसा चला जाएगा। वो किल करके आपको एविडेंस दे देगा और आप उसको पैसा दे दीजिए। ये डार्क वेब क्या कोई डार्क वेब एक किस तरह का दुनिया है, इंटरनेट की ही दुनिया है, जो स्पेशल ब्राउज़र से आप एक्सेस कर सकते हैं। स्पेशल ब्राउज़र मतलब वो उसकी गूगल में इंडेक्सिंग नहीं होती, आपको टॉर ब्राउज़र चाहिए एक्सेस करने के लिए,
तो आप उसके माध्यम से जाइए, लेकिन वहाँ सब कुछ मिलता है। आपके क्रेडिट कार्ड का पूरा डिटेल मिलेगा, पिन कोड सहित मिलेगा, आपका डेबिट कार्ड का पूरा डिटेल पिन के साथ, आप कौन सा यूज, आपके मेल आईडी, उसके यूजर आईडी, पासवर्ड सब मिलेंगे। आपको चाइल्ड पोर्नोग्राफी चाहिए, आपको वेपन्स चाहिए, आपको ड्रग्स चाहिए, आपको पायरेटेड मूवी चाहिए, दुनिया में जितने भी तरह के गलत चीज़ें हैं वो सब आपको डार्क वेब पे मिलती हैं। अब डार्क वेब से आप चाहें तो खरीद लीजिए, चाहे वहाँ से आप रैंसमवेयर बनाने वाली कंपनी जो मालवेयर बनाती है उसको हायर कर लीजिए। वो सिर्फ यही नहीं कहते हैं कि हम आपके लिए बना देंगे, वो कहते हैं आप बनाने का पैसा अलग दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट करने का पैसा अलग दीजिए, तीसरा किसी को टारगेट करने का पैसा अलग दीजिए। आपने कहा कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि त्रिवेणी सिंह को टारगेट करना, तो आप डार्क वेब में जाइए, आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। त्रिवेणी सिंह को टारगेट करेंगे, वो 10 दिन 15 दिन मॉनिटर करेंगे, कोई ना कोई स्पाईवेयर डाल देंगे हमारे सिस्टम में, या हमारा मिनट टू मिनट लोकेशन ट्रैक करने लगेंगे स्पाईवेयर से। तो ये पूरी अपराध की दुनिया जो है वो डार्क वेब पे चली गई है सारे। और उसके लिए स्पेशल ब्राउज़र, आपको उस फोरम में जाना पड़ेगा, और जाने के बाद आप जो मन में आए क्राइम करा लीजिए, क्राइम का डेटा आप बेच दीजिए, और सब बिटकॉइन में होता है, कोई पैसा नहीं, बिटकॉइन से पेमेंट होता है। बिटकॉइन से पेमेंट इसलिए होता है कि बिटकॉइन को ट्रैक करना दुनिया की पुलिस के लिए सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि वो एक इनविजिबल, हाँ वो एनोनिमस है, वो उसको ट्रैक करना मुश्किल है, इसलिए वो पैसा लेता तो आपको पता ही नहीं चलता कि इस काम के लिए, शूटर के लिए पैसा हमने बिटकॉइन में तो दिया, लेकिन किसको दिया और किसने शूट किया ये आपको पता नहीं है। ये है डार्क वेब। सर तो ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ये कहीं किसी बैंक में या कुछ ऐसा ट्रैकिंग करने का कोई तरीका, इसको ट्रैक करने का? देखिए कई कंट्री ने ऐसा किया है कि बिटकॉइन को लेना शुरू कर दिया, और बिटकॉइन से आप फिएट करेंसी में जो आपके रुपया या डॉलर में आप कन्वर्ट करते हैं। इंडिया में नहीं है, और अभी 90% कंट्री में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो और कई ऐसे वो है मर्चेंट्स हैं जो बिटकॉइन में ले लेते हैं और आपको गुड्स दे देते हैं। तो ये बहुत ही लिमिटेड है। कहीं एक एल सेल्वाडोर देश है जहाँ पे इसको लीगल टेंडर के रूप में बनाया गया था, लेकिन बाद में बहुत काफ़ी विरोध हुआ तो उस गवर्नमेंट को भी विड्रा करना पड़ा। तो अभी लीगल टेंडर तो नहीं है, लेकिन अपराधियों का ये सबसे फेवरेट करेंसी है अपराध करने का, और कहीं ना कहीं ये कन्वर्ट हो जाता है दूसरी चीज़ों में। हम आपको बिटकॉइन देंगे, आपसे कुछ चीज़ें ले लेंगे, वो उनसे बिटकॉइन दे देंगे, और कहीं कहीं डॉलर में भी कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली इसको बनाया गया कि बिटकॉइन खरीदने के लिए आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पैसा दीजिए, बिटकॉइन में खरीदिए, एक्सचेंज पे जाइए, उस एक्सचेंज से किसी और को बिटकॉइन दे दीजिए, वो उतना वैल्यू आपको दे देगा बिटकॉइन में, और उस बिटकॉइन का कन्वर्जन इधर आपका क्रेडिट कार्ड में है। तो इंटरलिंकेजेस तो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि ये बिटकॉइन कहाँ से आया, ये बिटकॉइन किसने बेचा, ये इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। सर जो डार्क वेब के बारे में आपने अभी बताया, तो यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कभी कोई केस डार्क वेब को लेके? हाँ, डार्क वेब के केसेस, डार्क वेब इन द सेंस कि किसी ने क्रेडिट कार्ड लिया, डार्क वेब पे गया, फॉर एग्जांपल उदाहरण के रूप में मैं डार्क वेब पे जाऊं और आपका क्रेडिट कार्ड का डेटा वहाँ से लूँ और क्रेडिट कार्ड यूज करना शुरू कर दूँ। तो मैं एक 5 स्टार होटल में लखनऊ में एक साइबर अपराधी को मैंने गिरफ्तार किया। तो वो डार्क वेब से डेटा उठाता था क्रेडिट कार्ड का, उससे फ़्लाइट के टिकट खरीदता था, उसी से सारा कुछ, सारी परचेजिंग वो उसी से करता था। जब मैंने 5 स्टार का होटल बुक किया था तो उसने कहा कि साहब आपको क्या आपत्ति है, मैं डार्क वेब से इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, तो आपके पास कोई कंप्लेंट है क्या? तो मैंने कहा कंप्लेंट तो नहीं है। तो उसने कहा ये जापानीज़ का क्रेडिट कार्ड है, आपको क्या आपत्ति है? मैंने जापान के लोगों का क्रेडिट कार्ड यूज करके ये सब काम कर रहा हूँ, आपको क्या आपत्ति है? मैंने कहा तुमको नहीं लगता कि ये क्राइम है? किसी और का क्रेडिट कार्ड यूज करके होटल के कमरे बुक कराना, फ्लाइट टिकट बुक कराना, सारी चीज़ें गुड्स खरीदना, ये तुमको नहीं लगता कि ये अपराध है? तो इस तरह के बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि डार्क वेब पे जाएंगे, वहाँ से क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का डेटा ले करके और कोई भी क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी दुनिया के लोग हैं, वो कंप्लेन नहीं करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो ये भी है, मीन्स ये अपराध है? अपराध है। आप किसी का, ये तो 100% अपराध है। किसी का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का डेटा मैं यूज करके कैसे फ्लाइट का टिकट बुक कराऊं? चाहे डार्क वेब, चाहे ओपन सोर्स, चाहे जहाँ भी मेरा क्रेडिट कार्ड यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ देर के लिए मैं बाहर गया, किसी ने इन्फॉर्मेशन देख ली, कोई चीज़ परचेज कर दिया, क्राइम है। ये भी बिटकॉइन पे चलता है? नहीं, बिटकॉइन नहीं, बिटकॉइन तो दूसरा सिस्टम है। बिटकॉइन तो आपको खरीदना पड़ेगा। बिटकॉइन के एक्सचेंज बने हुए हैं, आप एक्सचेंज पे जाइए, अपनी आईडी क्रिएट करिए, आप क्रेडिट कार्ड से पैसा डालिए, उतना बिटकॉइन खरीद लीजिए। ये तो दूसरी तरह का सिस्टम है।
एंड साइबर एनकाउंटर्स? नहीं, साइबर इनकाउंटर्स देखिए हमारी छोटी छोटी टीम बनी हुई है जो उसको हम साइबर बीट कहते हैं। उस साइबर बीट में टेक्निकली जो समझदार बच्चे हैं पुलिस के, उनको हम लोग लगाते हैं। तो वो क्या काम करते हैं, वो चले जाएंगे टेलीग्राम पे, देखेंगे टेलीग्राम पे कौन सा चैनल है जिस पे गलत काम हो रहे हैं। वो फेसबुक पे चले जाएंगे, किसी लड़की का फ़ोटो लगा लेंगे और किसी को वो करेंगे, किसी क्रिमिनल को वो करने के लिए मॉनिटर करते रहते हैं कि क्या चीज़ें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, कहीं कानूनी रूप से तो गलत नहीं है, कौन लोग वायरल कर रहे हैं, तो उसको ट्राई करना, ये इसको हम साइबर बीट या साइबर पुलिसिंग कहते हैं। और पुलिस लगातार करती रहती है, इसको हम इंटेलिजेंस कलेक्शन कहते हैं कि थ्रेट इंटेल कहाँ से आ रहा है। हमारी एक अलग टीम लगी हुई है कि कोई नया वायरस तो नहीं बन रहा है, कोई सोफिस्टिकेटेड इस तरह के कोई प्रोग्राम तो नहीं आ रहे हैं जो सिर्फ क्राइम करने के लिए बने हों। तो इस तरह की मॉनिटरिंग पुलिस लगातार करती रहती है साइबर स्पेस की। कोई सोशल मीडिया पे कर रहा है, कोई डार्क वेब पे कर रहा है, कोई मैसेंजर पे कर रहा है, कोई टेलीग्राम को वॉच कर रहा है। तो ये पुलिसिंग की टीम है और वहीं से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है और साइबर अपराधी पकड़े जाते हैं। सर, आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। होपफुली हम इसी तरह से एक बार दोबारा हमारी फिर से मुलाकात होगी। द एम्प्टी पॉडकास्ट का एक और एपिसोड आपके साथ फिर से हम बनाएंगे और उसमें बहुत सारी ढेर सारी एक डीप कन्वर्सेशन हम आपके एक्सपीरियंस को लेकर और आपके साथ जो भी हमारी जर्नी है नई चीज़ों को जानने के उसे पूरा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप द एम्प्टी पॉडकास्ट पर आए सर। थैंक यू।